हेलो बच्चों। आज 10th क्लास का वीडियो सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करा चुका हूँ। और आज बहुत दिन बाद बल्कि महीने बाद या 2 महीने बाद मैंने आपको सेकंड चैप्टर का वीडियो दिया है। उसके पीछे रीज़न यही रहा कि मैं 11th और 12th में एंगेज रहा और उसमें भी उतना टाइमिंग नहीं हो पाया। और लॉकडाउन में रेगुलर वीडियो बनाने में आसानी थी, लेकिन स्कूलिंग और अदर वर्क की वजह से इसमें थोड़ा सा गैप आ गया। तो अब सेकंड चैप्टर से आपको स्टार्ट करता हूँ और ये आपका हाफ ईयरली तक का कंप्लीट हो जाएगा अगर जब मैंने आपको सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा दिया तो स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बच्चों, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पहले जानना जरूरी है। आमतौर पर आप जब इकोनॉमी की बात करते हो तो इकोनॉमी का मतलब आप वो कहते हो कि अर्थव्यवस्था या कंट्री। लेकिन एक इन इकोनॉमी का एक पर्टिकुलर मीनिंग है। वो क्या है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम और अरेंजमेंट इन विच ऑल एक्टिविटीज आर डन। ऑल एक्टिविटीज यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन लाइक कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट। दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जिस सिस्टम और जिस अरेंजमेंट में ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वही कहलाता है आपका इकोनॉमी। तो हम यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। और सेक्टर्स क्या होते हैं? जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज वही अभी जो मैंने आपको बताया था, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है। अगर ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं तो फिर वो, और जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हो रही है, जिस क्राइटेरिया में ये हो रही है वही कहलाएगा आपका सेक्टर्स। तो these activities are classified in different groups are called sectors। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन के आधार पर देखा जाए तो हमने यहाँ पर 3 क्लासिफिकेशन कर रखे हैं और जो आपके सिलेबस में है। बाद के सेक्टर्स का क्लासिफिकेशन आप जब नेक्स्ट क्लासेस में 11th में जाएंगे और अगर कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज लेंगे तो फिर आपको और सेक्टर्स मिलेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में अभी ये 3 सेक्टर्स हैं। इन्हीं पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के आधार पर, ऑक्यूपेशन आप जानते हो कि जो व्यक्ति काम करता है, जिस कार्य में लगा हुआ है, संलग्न है, उसी को कहते हैं ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर हमारा ऑक्यूपेशन है पहला प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता है? वो सेक्टर होता है जहां पर सीधे के सीधे एक्टिविटीज नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड होती हैं। यानी कि एक व्यक्ति या पीपल उस वर्किंग में एंगेज्ड होगा जहां पर डायरेक्ट वो नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहा होगा या डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से उसका इंटरेक्शन हो रहा होगा। जैसे फार्मिंग है, तो फार्मिंग डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज किसके साथ? लैंड। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। तो लैंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर और इट इज, दो फीचर हो गए, पहला फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर और दूसरा लिमिटेड इन क्वांटिटी। अब पीपल इसी के साथ क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे। जैसे माइनिंग है, वो नेचर ने ऑलरेडी दी हुई है, हमें क्या करना है? नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है, बाहर निकालना है। किसके थ्रू? माइनिंग के थ्रू। फॉरेस्ट्री है, डायरेक्ट नेचर ने आपको दिया हुआ है फॉरेस्ट, उसका एक्सप्लॉइटेशन। तो फॉरेस्ट्री आपको नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में यूज की जाएगी। और ऐसे ही जितनी भी एक्टिविटीज वो जो डायरेक्टली एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है वो कहलाएंगे आपके प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस है प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में। जो एक्टिविटीज नेचुरल रिसोर्सेज ओनली फॉर रिलेटेड टू द फार्मिंग, जैसे फार्मिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरी है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज कंसीडर की जाती हैं एग्रीकल्चर में। और प्राइमरी सेक्टर का एक पार्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर।
प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर भी शामिल है, प्लस माइनिंग भी शामिल है, फॉरेस्ट्री शामिल है, और ये सारी एक्टिविटीज जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन से है वो आपकी प्राइमरी सेक्टर है। सेकंड है बच्चों सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? वो सेक्टर होता है जहां पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, यानी कि वो जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। आमतौर पर कहा जाता है कि प्रोडक्शन हो रहा है। तो बच्चों एक और चीज आपने पढ़ी होगी साइंस में, मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर्स। अब जब मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर यानी कि ह्यूमन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि कोई भी मैटर को क्रिएट कर पाए, तो फिर प्रोडक्शन क्या कहलाए? इकोनॉमिक्स में यहाँ प्रोडक्शन का मतलब है क्रिएटिंग यूटिलिटी। केवल और केवल वो ट्रांसफॉर्म करता है, क्रिएट नहीं करता। क्रिएट करने का काम किसका है? नेचर का है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, transferring the input to output, transforming the input to output is called production in economics. तो यही ट्रांसफॉर्मिंग कहलाती है प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स, और इसी जहां पर ये एक्टिविटी हो रही है वही एक्टिविटी उस सेक्टर को कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तो यहाँ पर जैसे कॉटन प्रोड्यूस किया किसने? एग्रीकल्चर सेक्टर ने। और कॉटन से बनी क्या? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन पर बेस है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आयरन मिला कहां से? आयरन मिला कहां से? आपको नेचुरल रिसोर्स है, और उस पर इंडस्ट्री बेस की गई कौन सी? आयरन स्टील इंडस्ट्री। वैसे एक आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि टिस्को के नाम से आता है टाटा आयरन स्टील कंपनी, एस्टेब्लिश्ड बाय जमशेद सिंह टाटा, और कब की गई? इन 1907 में। तो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसके बाद में है टर्जरी सेक्टर, और टर्जरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर क्या है? ये दो सेक्टर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इनको इनकी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। जैसे इनको क्या जरूरत पड़ेगी? इनको बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी, इनको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, इनको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, इनको इंजीनियर की सर्विस की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सारी बाजार में प्रोडक्ट को सेल करना ये भी सर्विस है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट, अब एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसका स्टोरेज भी, तो स्टोरेज क्या है? सर्विसेज तो है, जहां गोडाउन में ये सामान रखा जाएगा, वेयर हाउस। ऐसे ही एग्रीकल्चर फील्ड से लेकर और बाजार तक प्रोडक्ट पहुंचाना है, वो भी सर्विसेज है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। हमें प्रोडक्शन करने के लिए क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी तो बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी, बैंक की जरूरत पड़ेगी तो बैंक भी आपकी सर्विस है। इंडस्ट्री में बहुत सारी मशीनों का प्रोडक्शन करना है तो टेक्नोलॉजी वो इम्प्रूव करने के लिए काम से कौन करेगा? वो इंजीनियर करेगा, तो वो भी सर्विस है। वर्कर की सर्विस, मैनेजर की सर्विस, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो इन को क्या करती हैं? हेल्प करती हैं प्रोडक्शन करने के लिए। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, ऑल दीज 3 सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर उसको हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन के लिए। कैसे? सेकेंडरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे हेल्प करेगा? वो डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स बनाएगा, टेक्नोलॉजी बनाएगा, जिससे कि एग्रीकल्चर आउटपुट प्रोड्यूस हो। जैसे पहले क्या होता था बच्चों? हल चलता था, बैलों पर रखकर हल चलता था। तो वो जो हल बनाया था वो भी क्या था? सेकेंडरी सेक्टर ने बनाया, जिससे आसानी से खेत की जुताई हुई, प्लाइंग द फील्ड। आज ये काम कौन कर रहा है? आज ये काम ट्रैक्टर कर रहा है, और ये ट्रैक्टर क्या हो गया? किसने प्रोड्यूस किया? सेकेंडरी सेक्टर ने प्रोड्यूस किया। थ्रेशर मशीन है, किसने प्रोड्यूस की? सेकेंडरी सेक्टर ने प्रोड्यूस। ठीक है बच्चों, और इसके बाद ये जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, वो आउटपुट बाजार तक सेल किसने कराया? वो टर्सरी सेक्टर ने सेल कराया। प्रोडक्शन करने के लिए क्रेडिट की जरूरत हुई, वो जरूरत किसने पूरी की? वो बैंक ने पूरी की, तो वो टर्सरी सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। फिर उसको स्टोर किया गया गोडाउन में, यानी कि कोल्ड स्टोरेज में, वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ी, वो भी क्या है? सर्विस है।
तो इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंड्स ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉटन, कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कॉटन अगर प्रोड्यूस होगा तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम करेगी, वहां पर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ क्लोथ, वो कहां तक में सेल किया, ट्रेजरी सेक्टर ने बाजार में जाकर सेल किया। उस से साथ डिफरेंट डिफरेंट जैसे आपने शर्ट बाजार में बनाकर सेल कर दी, वो सर्विस है। तो सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड्स ऑन प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। एक और चीज, जैसे अब यहाँ तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया कॉटन टेक्सटाइल का, कोई और भी प्रोडक्ट है तो हर एक दूसरी इंडस्ट्री दूसरे से क्या है, वेल कनेक्टेड है। अगर एक कहीं ब्रेक आता है तो दूसरी इससे अफेक्टेड होगी। ऐसे ही अब टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं, तो इसको वर्किंग कौन दे रहा है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। जैसे अगर बाजार में इनपुट परचेज करना है तब वो ये काम तो सर्विस सेक्टर ने किया, लेकिन इस इनपुट से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हुई या सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई। अगर ये नहीं होंगी तो टर्शरी सेक्टर जैसे ट्रांसपोर्टेशन की क्या जरूरत है, कम्युनिकेशन की क्या जरूरत है, बैंकिंग की क्या जरूरत है, इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, इंजीनियर सर्विसेज की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है अगर ये दोनों सेक्टर नहीं है तो। इसलिए ये सारे के सारे एक दूसरे पर क्या है, वेल डिपेंडेंट हैं। तो प्राइमरी सेक्टर डिपेंड ऑन सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर डिपेंड्स ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर इज डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर दो टाइप के सेक्टर होते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर और एक पब्लिक सेक्टर। तो जहां ओनरशिप इंडिविजुअल होती है, अब इंडिविजुअल होगी तो फिर उसका मोटिव क्या होगा, उसका मोटिव होगा टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग मोर एंड मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इन द मार्केट। तो उससे उसका प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद आता है सेकंड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, कलेक्टिव ओनरशिप होती है, नोबडी इज इंडिविजुअली ओनर ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे जैसे पार्क है, अब पार्क में किसी एक व्यक्ति की तो ओनरशिप होती नहीं है, वहां पब्लिक ओनरशिप होती है, इसलिए वो पब्लिक सेक्टर है। रोड है, पब्लिक सेक्टर है। और बैंक है, बैंक में दोनों आते हैं बच्चों, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक होती है और एक पब्लिक सेक्टर बैंक होती है। तो जैसे एचडीएफसी बैंक है, जैसे एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक, ओनरशिप यहाँ प्राइवेट सेक्टर की है। एसबीआई है, पीएनबी है, कैनरा बैंक है, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, तो यहाँ पर ओनरशिप पब्लिक की है, यानी कि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज है। पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर भी बोलते हैं। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ या लीगली। दो टाइप का होता है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर रूल और रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो फॉलो किए जाएं, यानी कि जहां पर गवर्नमेंट के लॉ कौन से वाले, लेबर लॉ अप्लाई होते हैं, वो लेबर लॉ अप्लाई होने वाला सेक्टर कहलाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे गवर्नमेंट का लेबर लॉ है कि एक व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे काम करेगा और बीच में 1 घंटे का उसे रेस्ट मिलेगा। अगर ये रूल कहीं भी फॉलो हो रहा है तो फिर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। गवर्नमेंट की अपनी पे स्केल होती है, उस पे स्केल अगर कहीं मिल रही है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और जहां पर ये रूल और रेगुलेशन अपने हिसाब से बनाए जाते हैं वो कहलाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर अगेन क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में दोनों सेक्टर इंक्लूड होते हैं, यानी कि ऐसे प्राइवेट सेक्टर जहां पर गवर्नमेंट के रूल फॉलो किए जाते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है, इवन वो प्राइवेट सेक्टर ही क्यों ना हो। जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी लिमिटेड कंपनियां हैं जहां पर गवर्नमेंट के रूल फॉलो किए जाते हैं, इसीलिए वो क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है। कुछ स्कूल्स हैं जहां पर गवर्नमेंट के रूल फॉलो किए जाते हैं, जैसे है जहां पर गवर्नमेंट के रूल फॉलो किए जाते हैं तो
वहाँ पर पे स्केल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग मिलती है, इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर है। कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पर अपने हिसाब से नियम और कानून बनते हैं, वो कहलाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जैसे प्राइवेट सेक्टर है, फुली प्राइवेट सेक्टर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा। जैसे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, जैसे गली मोहल्लों में खुल जाते हैं, तो वहाँ पर टीचर्स को पे स्केल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं मिलती। वर्किंग आवर्स भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होते, तो वो कहलाएगी आपकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इस तरह से बच्चों ये आपका क्लासिफिकेशन है सेक्टर्स का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसमें दूसरे जो पार्ट हैं वो और बताएंगे। तो अभी हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे कि सेक्टर कौन